चलिए देखिए, हमारा आँख जो है एकदम कैमरा की तरह काम करता है, एकदम कैमरे जैसे, सेम टू सेम कैमरा जैसे। हमारे आँख में क्या होता है, कैमरा कैसा होता है, लंबा होता है, लेकिन हमारा आँख गोल होता है, बस अंतर इतना ही है। कैमरे में होता है लेंस, जिससे कि फ़ोटो खींचा जाता है। अगर लेंस नहीं निकाल लिया जाए, लेंस निकाल लिया जाए, कैमरे में मेन पार्ट जो होता है लेंस होता है, उत्तल लेंस। अगर इस लेंस को निकाल लिया जाए तो कैमरा फ़ोटो नहीं ले पाएगा। वैसे ही हमारे आँखों के अंदर से कोई लेंस निकाल लेगा तो हमारा आँख जो है किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएगा। तो लेंस जैसे कैमरे में सबसे मेन होता है, वैसे ही हमारे आँख में भी लेंस मेन होता है। कैमरे में कौन-सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, यानी जो लेंस बीच में से मोटा और साइड-साइड से पतला होता है। वैसे ही हमारे आँखों के अंदर कौन-सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस ही लगा होता है, जो कि बीच में मोटा और साइड-साइड से पतला होता है। यही उत्तल लेंस का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही उत्तल लेंस होता है। तो कैमरे में भी यही लेंस होता है, हमारे आँखों में भी यही लेंस होता है। अब इसमें अंतर क्या होता है? तो बाबू कैमरे में लेंस जो लगा होता है वो काँच का लगा होता है, जो एकदम फिक्स आकार का होता है। लेकिन हमारे हमारे आँख में जो लेंस लगा होता है ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कैमरे का लेंस किसका बना था? काँच का। ये लेंस हमारे आँख का लेंस किसका बना है? प्रोटीन का बना है। और कैमरे का लेंस कठोर था, उसके आकार को नहीं बदला जा सकता। इसका आकार चेंज किया जा सकता है क्योंकि ये जेली की तरह का है। जैसे आप एक खिलौने वाला छिपकली आती है, स्टिकी छिपकली, जिसको दीवार पे मारेंगे चिपक जाएगी। उसको खींचते हैं तो एकदम तना जाती है, इसे दबाते हैं तो छोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है। वैसे ही हमारा लेंस भी उसी के तरह का, एकदम जेली टाइप का। इसको दबाएँगे तो ये मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, और इसको खींचेंगे तो ये पतला हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। मतलब इसके आकार को बड़ा किया जा सकता है, खींच के पतला किया जा सकता है, दबा के मोटा किया जा सकता है। लेकिन कैमरे के लेंस के साथ ऐसा नहीं है। हमारे आँख का लेंस जेली के तरह का, इसको दबाएँगे मोटा, खींचेंगे पतला। और हमारे कैमरे का लेंस कैसा है? कठोर है, काँच का बना हुआ है, उसके आकार को चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि आँख के लेंस के आकार को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इससे क्या फ़ायदा है? तो इससे फ़ायदा यही है कि इससे लेंस की फ़ोकस दूरी बदली जा सकती है। अब क्यों बदलना है फ़ोकस दूरी, इसके बारे में भी समझेंगे हम। पहले यहाँ पे समझिए कैमरे में क्या-क्या लगा होता है और हमारे आँखों में क्या-क्या लगा होता है। हमारा आँख जो है गोले की तरह का होता है, खोखला गोला, अंदर से खाली है, कुछ भी नहीं भरा हुआ है अंदर। आँख के अंदर बस द्रव भरा हुआ है, पानी की तरह का कुछ भरा हुआ है। जैसे गुब्बारा में पानी भर के फुला दिया जाता है ना, वैसे अँखियाँ में पानी भर के फुला दिया गया है। समझ में आया? जैसे फुटबॉल में हवा भर के फुटबॉल को फुला दिया जाता है, वैसे आँख में पानी भरा गया है। तो आँख एक खोखले गोले की तरह है। आँख एक खोखले गोले की तरह है, जिसकी त्रिज्या कितनी होती है? जिसकी त्रिज्या 25 एमएम होती है। 25 एमएम, 2 एमएम हम लिख रहे हैं। सॉरी, इसका व्यास 25 एमएम होता है। तो हमारा आँख गोली के तरह का होता है, जिसका व्यास 25 एमएम होता है। इसमें उत्तल लेंस लगा होता है, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का मतलब, देखिए हम बताए थे आपको कि उत्तल लेंस ज़्यादातर एक केस को छोड़ करके हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब जब किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं, तो क्या बनता है? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की खासियत क्या होती है? ये हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है बाबू? वस्तु जो होता है वस्तु से हमेशा उल्टा होता है। वस्तु अगर सीधा खड़ा हुआ है, हम मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब उत्तल लेंस से बनाना है, तो हम सीधा खड़े हुए हैं ना, हमारा मुड़ी ऊपर है, पैर नीचे। उत्तल लेंस हमारा प्रतिबिंब बनाएगा, हमारा मुड़िया नीचे कर देगा, पैर ऊपर कर देगा, उल्टा बना देगा। इसको बिना पर्दे के नहीं देखा जा सकता, इस प्रतिबिंब को। उत्तल लेंस द्वारा बनाए हुए प्रतिबिंब को बिना पर्दे द्वारा नहीं देखा जा सकता। जैसे प्रोजेक्टर लगाएंगे आप, शादी ब्याह में प्रोजेक्टर लगाते हैं, बिना पर्दा का प्रोजेक्टर देखते हैं नहीं ना, पहले आगे एक पर्दा लगाते हैं। वैसे उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा, उसको देखने के लिए पर्दा लगाना पड़ेगा, तभी ये प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा। तो कैमरे में भी ये लेंस लगा होता है और हमारी आंखों में भी ये लेंस लगा होता है। तो कैमरे में पर्दे का काम कौन करता है? हमारा डिस्प्ले, फोन का डिस्प्ले जो है, ये कैमरे में पर्दे का काम करता है। इसी पे हमको वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, डिस्प्ले में दिखाई देता है। वैसे तो कैमरे का स्ट्रक्चर पढ़ने जाएं तो बहुत ढेर पढ़ने लगेंगे, फिर पर्दा वर्दा ढेर हो जाएगा। तो बस समझिए कि फोन में कैमरे का डिस्प्ले पर्दे का काम करता है। लेंस फोटो बनाएगा, हम अगर फोटो खिंचवा रहे हैं तो लेंसवा क्या करेगा? फोटो हमारा बना देगा। लेकिन दिखेगा कहाँ फोटो हुआ? दिखेगा कहाँ? हमारे डिस्प्ले पे दिखेगा, डिस्प्ले पे।
ठीक, तो ये डिस्प्ले जो है पर्दे का काम कर रहा है, डिस्प्ले पर्दे का काम कर रहा है। वैसे ही हमारे आंखों में एक पर्दा होता है, ये जो अंदर का लेयर है इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं रेटिना। ये पर्दे का काम करता है, अभी समझाएंगे हम आपको, अभी टेंशन नहीं लेना है। बस समझिए कि फोन में जैसे डिस्प्ले होता है, हमारे आंख में रेटिना होता है, फोन के कैमरे में लेंस होता है, वैसे ही हमारे आंख में भी लेंस होता है। फोन में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, हमारे आंख में भी उत्तल लेंस होता है। बस हमारा आंख गोले के तरह का है, खोखला गोला है, अंदर से खाली है। खाली है तो इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पानी भर के आँखियाँ फुलाया गया है। कहते हैं ना आँखियाँ निकाल लेंगे, निकालेंगे तो क्या होगा, फचाक से पानी फेंक देगा। समझ में आया? तो किसी का आंख निकालने का कोशिश मत कीजिएगा। चलिए देखिए, अब होता क्या है, अब पढ़ते हैं हम आंखों के भाग के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। नेत्र लगभग फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है। इसका लेंस प्रोटीन का बना होता है। यह खोखले गोले के समान होता है। इसका व्यास 25 mm होता है। यह रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना अभी बताएंगे क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, नेत्र के भाग, आंखों के भाग कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। हमारा आंख अभी बताया है खोखला गोला है, यानी फुटबॉल के तरह का, अंदर से खाली है। अब फुटबॉल आप देखे होंगे बाबू, दो लेयर से बना होता है। एक अंदर उसके ब्लेडर होता है और ऊपर ब्लेडर का कवरिंग होता है। ब्लेडर फूलता है तो फुटबॉल फूल जाता है। तो दो लेयर का बना होता है फुटबॉल। वैसे ही हमारा आंख को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो ये 3 गो लेयर का बना हुआ है। फुटबॉल 2 गो लेयर, एगो ब्लेडर, एगो उसका कवर, छिपिया वाला कवर होता है। वैसे ही हमारा आंख 3 गो लेयर का बना हुआ है। पहला जो लेयर है वो हमको ऊपर से दिखाई देता है, सफेद, जो हमको आंखों में दिखाई देता है सफेद कलर का भाग, उसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल। तो बाबू ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला परत जो हमारे आंखों में दिखाई दे रहा है सफेद कलर का, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल, यानी कि स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। दृढ़ पटल, स्क्लेरा, सफेद वाले भाग को दृढ़ पटल, स्क्लेरा। ये कैसा होता है, कठोर होता है, यानी टाइट होता है, अपारदर्शी होता है। मतलब इसके अंदर प्रकाश नहीं जा सकता है। हम अगर आंख पे प्रकाश जलाएंगे तो आगे वाले भाग से तो प्रकाश आंख के अंदर चला जाएगा, लेकिन जो सफेद वाला भाग है इससे अंदर प्रकाश नहीं जाएगा, आंख के अंदर प्रकाश नहीं जाएगा। ठीक, तो ये ऊपर, आंख के ऊपर सबसे ऊपर कौन सा परत है, सफेद वाला श्वेत परत, जिसको हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। ठीक, चलो दूसरा परत। दूसरा परत क्या है, रक्त पटल। जस्ट सफेद वाले के नीचे, जस्ट सफेद वाले के नीचे, जैसे फुटबॉल के कवर के जस्ट नीचे परत होता है जो ब्लेडर का परत होता है, वैसे ही हमारे आंख में सफेद वाले के जस्ट नीचे एगो काले रंग की पतली झिल्ली का कवर होता है, जिसको हम बोलते हैं रक्त पटल, यानी कि कोरोइड। क्या बोलते हैं बाबू, इंग्लिश में कोरोइड बोलते हैं। अभी सारा आएगा, आप लिख लीजिएगा, अभी हम समझा देते हैं, उसके बाद आप लिखते रहिएगा। पहले यहाँ पे देखिए, जैसे आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है और हम जो फिगर बनाए उसमें भी दिखाई दे रहा है। जो इमेज में नीले कलर से दिखाया हुआ है, एक्चुअली में हमारे आंख में सफेद कलर का दिखाई देता है। तो जो नीला है उसी को बोलते हैं दृढ़ पटल, और हमारे आंख में वही सफेद कलर का दिखाई दे रहा है। तो सफेद का भाग दृढ़ पटल, यानी कि स्क्लेरा। स्क्लेरा के जस्ट नीचे एक ब्लैक कलर की झिल्ली का परत है, जिसको हम बोलते हैं रक्त पटल, यानी कि कोरोइड। उसके अंदर एक पारदर्शी झिल्ली का परत है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना, और यही पर्दे का काम करता है हमारी आंखों के अंदर। जैसे हमारे फोन का डिस्प्ले काम कर रहा है कैमरे के लिए, वैसे ही हमारे आंखों के अंदर डिस्प्ले का काम कौन कर रहा है, यानी फोटो जो भी उत्तल लेंस से बनेगा उसको कहाँ दिखाया जाएगा, रेटिना पे दिखाया जाएगा। जैसे कैमरे से जो भी फोटो बनता है वो डिस्प्ले पे दिखाई देता है, वैसे ही उत्तल लेंस से जो भी किसी भी वस्तु का फोटो बनेगा वो रेटिना पे दिखाई देगा। रेटिना जो है सबसे अंदर वाला लेयर है, लास्ट लेयर। ठीक, ये इसमें आपको पीले कलर का दिखाई दे रहा है रेटिना, आपको दिख ही रहा होगा, इस इमेज में पीले कलर का रेटिना दिखाई दे रहा है। हम बनाए हैं नीला कलर का, लेकिन एक्चुअली में पारदर्शी होता है, अंदर होता है। जो भी कलर हम बता रहे हैं, ऊपर से दिखाई दे रहा है दृढ़ पटल, सफेद परत है, सफेद परत है। कैसा होता है, कठोर होता है, अपारदर्शी होता है, मतलब इसके अंदर प्रकाश नहीं जा सकता है। सफेद वाले भाग से होकर के प्रकाश आंखों के अंदर नहीं जा सकता है, कठोर होता है। उसके जस्ट नीचे ब्लैक कलर का परत, ब्लैक है तो ऐसे ही उसके अंदर प्रकाश नहीं जाएगा, तो भी अपारदर्शी होता है। ठीक, उसके नीचे पारदर्शी झिल्ली का परत होता है, जिसको हम बोलते हैं रेटिना, जो कि आपको इस इमेज में पीले कलर का दिखाई दे रहा है।
समझ में आया? तो ये हो गया रेटिना। अब चलिए देखिए, दृढ़ पटल और रक्त पटल और रेटिना, इसके काम के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा लेंस वेंस के बारे में समझेंगे। देखिए, दृढ़ पटल कठोर है, जितना समझ सकते हैं उतना समझ लेते हैं। दृढ़ पटल हमारा सफ़ेद वाला परत कठोर है, मतलब कि जैसे अखरोट के ऊपर कवर लगा होता है, वैसे हमारे आँख के ऊपर कवर का काम कौन करता है? सफ़ेद वाला परत, जिसको हम दृढ़ पटल, दृढ़ का मतलब होता है कठोर, आप दृढ़ हैं मतलब कठोर है। समझ में आया? तो हमारे आँख के ऊपर दृढ़ पटल होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये कठोर परत है। ये काम क्या करेगा? कवरिंग का काम करता है। हमारे आँखों के अंदर जो भी पार्ट पुर्जा लगा हुआ है उसको सुरक्षित रखेगा, उसका प्रोटेक्शन करेगा। नीचे आता है रक्त पटल, जो कि आंतरिक परावर्तन को रोकता है और बाहर से जो भी प्रकाश आएगा उसको भी अंदर आने से रोकता है। देखिए, सफेद वाला भाग भी अपारदर्शी है, दृढ़ पटल भी अपारदर्शी है, इससे प्रकाश तो अंदर जा ही नहीं सकता। और जो भी थोड़ा थोड़ा गया होगा, करिका रक्त पटल जो है क्या कर देगा? उसको भी अंदर नहीं जाने देगा। समझ में आया? उसको भी अंदर नहीं जाने देगा। रेटिना क्या काम कर रहा है? इस पे तो प्रतिबिंब भी बन रहा है, ये पर्दे का काम कर रहा है। चलिए अब देखिए, ये जो आपको साइड साइड दिखाई दे रही हैं मांसपेशियां हैं, जो कि हमारे आंखों को घूमने में मदद करती हैं। जैसे ऐसे आंखियां घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे देखते रहते हैं सीधा गुरुजी की ओर, लेकिन कभी कभी आंखियां ऐसे भी तिरछा घुमाना पड़ता है किसी को देखने के लिए। तो क्या करते हैं? अपने मांसपेशियों का यूज करके ऐसे आंखियां घुमा लेते हैं। घुमा लेते हैं कि नहीं घुमा लेते हैं? तो ये क्या हो गया? ये हमारे आँख का मांसपेशी हो गया, जो कि आँखों को ऐसे घूमने में मदद करता है। ठीक, देखिए अब कैमरे में लेंस लगा होता है तो आंखों में भी लेंस लगा हुआ है। आंखों में लेंस, ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, यही उत्तल लेंस है। ये दोनों तरफ से, ये मान लीजिए ये लेंस है हमारा, ये लेंस है, इधर दिखा रहे हैं, ये लेंस है। ये दोनों तरफ से इसको पश्चिमाभी मांसपेशियां पकड़ी हुई हैं। ऐसे खींच को बड़ा करने के लिए, दबा के छोटा करने के लिए, दबा के लेंसवा छोटा कर देंगे, सब छोटा होगा, लेंसवा मोटा हो जाएगा। मतलब फोकस दूरी को बदला जा सकता है। लेंस मोटा होगा तो क्या होगा? मोटा होगा तो उसका कर्व बढ़ेगा, कर्व बढ़ेगा यानी कि उसका त्रिज्या घटेगा, त्रिज्या घटेगा यानी फोकस दूरी घटेगा। ये सब हम पढ़ाए हुए हैं आपको प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में। तो बस अभी इतना ही समझिए कि लेंस का आकार बदलने के लिए दोनों तरफ से पश्चिमाभी मांसपेशियां लेंस को ऐसे पकड़ी हुई हैं, दबा करके छोटा कर देंगे, मोटा कर देंगे, खींच के पतला कर देंगे और बड़ा कर देंगे। खींचेंगे तो क्या होगा? लेंस बड़ा हो जाएगा और पतला हो जाएगा, और दबा देंगे तो क्या हो जाएगा? लेंस मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। बस अंतर इतना ही है। तो यहाँ पे ये दोनों पश्चिमाभी मांसपेशियां इधर ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, बीच में ये लगा हुआ है लेंस। बीच में क्या लगा हुआ है? लेंस लगा हुआ है। अब देखिए, प्रकाश जो है लेंस से जाएगा तभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। हम वस्तु को, इस फोन को हम क्यों देख पा रहे हैं, जिससे हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस फोन को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि ये फोन जो है प्रकाश को भेज रहा है हमारी आंखों पे, और इससे आने वाला प्रकाश हमारे लेंस से होकर के जा रहा है, तब हमारे आंखों में प्रतिबिंब बन रहा है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसका प्रतिबिंब बनना जरूरी है। जो काम कौन करता है? लेंस करता है। लेंस ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है, और रेटिना से क्या गया होता है? नर्व गया होता है हमारे दिमाग में, जो कि दिमाग को बताता है कि ये फोन है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये चौकी है, आदमी है, ये समझाता है। तो ये जो लेंस है हमारी आंखों का, यही मेन पार्ट है। जैसे कैमरे में लेंस होता है, ये क्या करेगा? थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, इस इमेज को। देखिए, लेंस जो है ये क्या करेगा? इमेज बनाएगा। बिना इमेज बने कोई भी चीज हमको दिखाई नहीं देगी। जो भी प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे बनेगा, तभी रेटिना से जो भी नसें गई हुई हैं दिमाग तक, वो संदेश देंगी दिमाग को कि इसका प्रतिबिंब रेटिना बना है। देखो ये कौन सी है, देखा पहिलकी वाली है, गड़बड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए, जो भी प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे बनेगा, रेटिना से सिग्नल जाएगा दिमाग को, दिमाग पता लगाएगा कि कौन सी है, कौन सी को देख रहा है। ठीक, तो देखिए प्रतिबिंब बनना जरूरी है, और प्रतिबिंब बना कौन रहा है? लेंस बना रहा है। लेंस प्रतिबिंब कब बनाएगा? जबकि लेंस से होकर के प्रकाश जाएगा आंखों में। तो बाबू किसी भी वस्तु को देखने के लिए जरूरी ये है कि उस वस्तु से आने वाला प्रकाश लेंस से होकर के जाए। बिना लेंस से गए हुए कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा।
बिना लेंस से प्रकाश को गुजरे हुए हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो हमको क्या करना चाहिए, जहां भी लेंस लगा रहे हैं उसके आगे का भाग पारदर्शी रखना चाहिए, जिससे कि प्रकाश अंदर चला जा सके। तो वैसे ही आगे का भाग पारदर्शी होता है। लेंस के आगे एगो टेम्पर लगा होता है, जैसे कैमरा का लेंस यहाँ पे लगा होता है, कैमरा का लेंस ये लगा हुआ है, और इसके आगे एगो टेम्पर ग्लास लगा होता है ताकि लेंस का प्रोटेक्शन हो सके, है कि नहीं? ऐसे ही लगा होता है। तो वैसे ही हमारे आँख में होता है। हमारे आँख में ये जो ब्लैक कलर का भाग दिख रहा है ना बाबू, आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है कुछ? ये तो अनरिया खुद है, हमारा चेहरे ब्लैक दिख रहा है, हम जानते हैं थोड़ा सा। तो ये ब्लैक जो दिख रहा है इसके ऊपर एगो टेम्पर ग्लास लगा हुआ है। ऐसे छू के देखेंगे, आँखियाँ घुमाएंगे तो पता चलेगा तनी तनी उठा हुआ है यहाँ पे ब्लैक कलर का, जहाँ पे है ऐसे ऐसे आँख घुमाएंगे तो पता चलेगा कि ब्लैक कलर का जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ उभरा हुआ भाग है। और ये कैसा है, ये पारदर्शी है। इसी पे देखे होंगे मेकअप करते समय लेंस लगाया जाता है ताकि भूअर दिखे आँख, कभी नीला दिखने के लिए लेंस लगाया जाता है। तो इसी पे लेंस लगाया जाता है, किस पे? तो कार्निया है। जैसे मोबाइल का टेम्पर लगा होता है तो उसको टेम्पर ग्लास बोलते हैं, फ़ोन का टेम्पर ग्लास। वैसे ही हमारे आँख पे ब्लैक कलर का जो भाग है उसके ऊपर एक टेम्पर ग्लास लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं कार्निया, और इसी पे लेंस लगाया जाता है, किसके लिए? मेकअप करने के लिए। तो यही कार्निया है, हमारा उठा हुआ भाग ये कार्निया है, ये कार्निया है। समझ में आया? कार्निया कैसा होता है? पारदर्शी होता है, उठा हुआ भाग है। ये बना कैसे होता है? देखो, ये जो सफेद कलर का हमारा आँख का भाग था ना, जो आँखों में सफेद पार्ट है, यही आगे आकर के पारदर्शी हो जाता है, यानी कि जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है। यहाँ पे क्या था, जब तक सफेद था इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता था। यही आगे इस ब्लैक कलर के पास आकर के थोड़ा सा उठ गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया और पारदर्शी बन गया, जिससे इसके अंदर प्रकाश जा सकता है। और यही श्वेत परत जो है यही क्या बना दिया? कार्निया बना दिया। यानी दृढ़ पटल ही मिलकर के क्या बनाया? यहाँ पे कार्निया बनाया। किसका कवरिंग बनाया? लेंस का कवरिंग बनाया। लेकिन लेंस और कवर के बीच बीच एक पर्दा लगा होता है, बीचों बीच। समझ में आया? लेंस और कवरिंग के बीच, जैसे मोबाइल का टेम्पर ग्लास लग गया, उसके नीचे डिस्प्ले होता है, लेकिन डिस्प्ले के पहले उसका टच होता है, उसके बाद टेम्पर ग्लास। जैसे देखिए मोबाइल का डिस्प्ले, फिर टच, उसके बाद टेम्पर ग्लास, 3 गो होता है ना, डिस्प्ले, टच, फिर टेम्पर ग्लास। वैसे ही हमारे आँख में क्या होता है, हमारे आँख में ये लेंस, उसके बाद क्या होता है, ये पर्दा एक बीच में लग गया, उसके बाद टेम्पर ग्लास जिसको हम बोलते हैं कार्निया। तो ये हो गया नेत्र लेंस, ये हो गया ये नेत्र लेंस का टेम्पर ग्लास जिसको हम बोल दिए कार्निया। ये क्या करेगा? लेंस की सुरक्षा करेगा। और इन दोनों के बीच में एक पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पे समझिए। जब तक नहीं समझेंगे, हम थ्योरी अभी सारा आपको लिखवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए पूरा स्लाइड आया हुआ है, बस भगाते जाएंगे, सब थ्योरी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले एक बार समझ लेते हैं, समझेंगे तभी हमको समझ में आएगा। ये लेंस है हमारा नेत्र लेंस, इसको बड़ा करके बना दिए। ये हमारा इसका कवरिंग लगा हुआ है, इसे, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। ये नेत्र लेंस, ये कार्निया। अब इसके बीच में एक पर्दा लगा हुआ है, एक पर्दा लगा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस। ये ब्लैक कलर का पर्दा है और इसके बीच में एक छोटा सा होल है, एक छोटा सा होल है। ये पर्दा लगा हुआ है, इसके बीच में एक छोटा सा होल है, छोटा सा होल है। ये ऐसे इस टाइप का कुछ पर्दा है, बीच में थोड़ा सा होल है। तो इस पर्दे को हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। देखो यहाँ पे यही पर्दा दिखाया गया, आइरिस। क्या होता है? आइरिस होता है। हमारे आँख में भी ये दिखाई देता है, दिखाई देता है, ऊपर से दिखाई देता है, ये पर्दा बीचों में थोड़ा सा होल दिखाई देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ये काम क्या करता है? ये प्रकाश के, जो भी प्रकाश हमारी आँख के लेंस पे जा रहा है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम बहुत ज्यादा उजाले में जाएंगे, बहुत ज्यादा उजाले में, एकदम भभकता हुआ उजाला, तो क्या होगा? हमारा आँखियाँ चुनरिया जाएगा, इससे लगेगा अंधार हो गया, एकदम आँखियाँ बंद होने लगेगा, बर्दाश्त नहीं होगा, आँख गड़ने लगेगा। तो इसके वजह से हमको दिक्कत होगी। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? प्रकाश ढेर जा रहा था हमारे आँखों के अंदर, इसीलिए क्या हुआ? हमको दिक्कत हुई। हमारा आँख जो है इसे लग रहा था चुनरिया गया, इसे चकाचौंध उजाला हो रहा था। समझ में आया? तो इस उजाले को ही कम करना है, लेकिन हम बाहर से तो उजाला कम नहीं कर सकते हैं ना,
है कि नहीं? बाहर से उजाला कम करेंगे क्या सूर्य देवता का उजाला कम करने जाएंगे? नहीं हो पाएगा। तो हम कहे कि देखो हम नहीं भगवान कहे देखो एगो हम पर्दा लगा देते हैं। पर्दा का खासियत यही है कि इसके बीच में एक होल होगा जो कि अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगा। लेंस पे जो भी प्रकाश जाएगा उसी का प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं? लेंस पे जो भी प्रकाश जाएगा उसी का प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा। ये रेटिना है, मान लीजिए रेटिना है ये। तो लेंस से होकर के जो भी प्रकाश जाएगा उसी का प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा। लेकिन अगर ज्यादा प्रकाश गया तो लेंस को भी दिक्कत होने लगेगा। लेंसवा कठोर होने लगता है, बहुत ज्यादा प्रकाश जाने से ना लेंसवा कठोर होने लगता है, खराब हो जाएगा आंख। तो ज्यादा प्रकाश नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आंख खराब हो जाएगा, चुनहरिया आ जाएगा। तो इसके लिए इसके आगे एक पर्दा लगाया गया और वो पर्दा काम क्या करता है, इसके बीच बीच एकदम बीचों बीच एक छोटा सा होल है जिसको हम बोलते हैं पुतली। पुतली, इस होल को हम क्या बोलते हैं? पुतली। देखिए पर्दा को बोले आइरिस, आइरिस क्या बोले बाबू? आइरिस। और जो होल है इस पर्दे के बीच इसको बोल दिए पुतली। पुतली, ठीक। तो देखिए ये पुतली जो है होल है, लेकिन ये इसका साइज फिक्स नहीं है। अगर उजाला ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो हमारे आंखों में प्रकाश को कम करना है तो ये होल छोटा हो जाएगा। इसी होल से प्रकाश हमारे आंख के लेंस पे जाएगा, इसी से होकर के प्रकाश जो हमारे आंख के लेंस पे जाएगा। तो ये जो छेद है ना ये छोटा हो जाएगा। कब? जब बहुत ज्यादा प्रकाश है तो प्रकाश की मात्रा को कम करने के लिए छेद छोटा हो जाएगा, जिससे प्रकाश आंख के लेंस पे कम जा पाए। कम जाएगा तो हमारा आंख सुरक्षित रहेगा। तो आंख को सुरक्षित रखने के लिए ये होल जो है छोटा हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे जगह पे गए जहाँ पे बहुत कम उजाला है, थोड़ा थोड़ा उजाला है और हमको सारी चीजों को स्पष्ट देखना है, तो क्या होगा? ये होल जो है बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आंखों के अंदर जा सके, ताकि हमारे आंखों को अच्छे से वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे सके, साफ साफ कोई चीज दिखाई दे सके। समझ में आया? तो ये जो आइरिस है इसमें छोटा सा होल है जिसको हम बोलते हैं पुतली। आइरिस एक पर्दा है जिसमें छोटा सा होल है जिसको हम बोलते हैं पुतली। पुतली से ही प्रकाश जो है पुतली से होकर के और आंख के लेंस पर जाता है। आंख के लेंस पे जाएगा, उसके बाद आंख का लेंस प्रतिबिंब बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा? रेटिना पे। रेटिना से आया होता है, रेटिना से क्या होता है? नसें गई होती हैं कहाँ पे? ब्रेन में हमारी, और ब्रेन को बता देती हैं क्या चीज ये आदमिया देख रहा है। समझ में आया? तो ये हमारा ब्रेन काम करती है क्या? पहचानने में कि ये क्या देख रहा है। ये ब्रेन हो गया हमारा, ठीक। तो बाबू ये आइरिस क्या काम करेगा? अब से याद रखिएगा, आइरिस पर्दे का काम करता है जो कि बाहर से आने वाले प्रकाश को, अतिरिक्त प्रकाश को रोकने का काम करता है। पुतली एक इसमें होता है, आइरिस में एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम बोलते हैं पुतली। यह पुतली जो है बड़ा छोटा हो सकता है अगर बहुत ज्यादा प्रकाश है। तो बहुत ज्यादा अगर हमारे आंख के अंदर प्रकाश जाएगा तो आंखों के अंदर चकाचौंध उजाला होने की वजह से हमारी आंखें किसी भी चीज को अच्छे से नहीं देख पाएंगी। अब मानिए सूरज देवता के ऊपर एकदम टकाटक देखते हैं तो दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ देर के लिए इसे देखते रहिए, पता चलेगा अंधे हो जाएंगे, एकदम आनर हो जाएंगे। समझ में? तो इसके लिए पुतली बनाया गया ताकि प्रकाश की मात्रा को एडजस्ट किया जा सके कि कितना प्रकाश आंखों के अंदर जाएगा तो हमारी आंखें सुरक्षित रहेंगी और चीजों को अच्छे से देख पाएंगी। तो अगर बहुत ज्यादा उजाला है तो ये छेद छोटा हो जाएगा जिससे प्रकाश कम अंदर जा सके, और अगर कम उजाला है तो ये छेद बड़ा हो जाएगा जिससे कि प्रकाश की मात्रा अधिक से अधिक आंखों के अंदर जा सके ताकि हम वस्तुओं को क्लियरली देख सके। अब ये जो क्रिया है पुतली को बड़ा छोटा करने की, इस छेद को बड़ा छोटा करने की जो क्रिया है, इसी को बोलते हैं पुतली की समायोजन क्षमता। क्या बोलते हैं बाबू? पुतली की समायोजन क्षमता। ये क्या करता है? प्रकाश को समायोजित करता है। ये डिसाइड करता है कि कितना प्रकाश आंखों के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया, ये आंखों के भाग आपको समझ में आ गए। चलिए देखिए अब हम आपको और चीजें समझाते हैं। दृढ़ पटल तो समझ गए कि नेत्र में सबसे ऊपर सफेद रंग का अपारदर्शी कठोर परत है जो जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के अंदर के भागों की सुरक्षा करता है तथा अपवर्तन में भी सहायक होता है। अपवर्तन में कैसे सहायक? मतलब कि बाहर के प्रकाश को अंदर नहीं जाने देगा, अतिरिक्त प्रकाश को।
अब मान लीजिए इधर से भी प्रकाश प्रवेश कर दिया, इधर से भी, चारों ओर से आंख में प्रकाश गया, तो जो लेंसवा से गया वो कम हो जाएगा, अब बाहर से आने वाला प्रकाश ज्यादा हो जाएगा। तो जो लेंस से गया है प्रकाश वही तो हमको वस्तुओं को देखने में मदद कर रहा है, लेकिन वही कम हो गया तो हमको वस्तुएं क्लियर दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। तो इसलिए अगर मान लीजिए हमको एक लाल कलर का छोटी छोटी बत्ती देखना है, लगा दी, अब पूरा यहाँ पे वाइपर लगा दिए खूब ज्यादा, तो लाल कलर का बत्ती दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो सफेद परत है ये क्या करता है, अतिरिक्त प्रकाश को, एक्स्ट्रा प्रकाश को आंखों के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। ठीक, इसी को दृढ़ पटल यानी स्क्लेरा बोलते हैं। अब आता है रक्त पटल। दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की झिल्ली को रक्त पटल कहते हैं। यह अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करता है। देखो बाबू, यहाँ पे जो भी यह अतिरिक्त प्रकाश को कैसे अवशोषित करता है, यहाँ से लेंस से गया प्रकाश, रेटिना पे यहाँ पे मान लीजिए प्रतिबिंब बना दिया, लेकिन ये तो है तो प्रकाश बबुआ, है क्या? प्रकाश क्या है जो कि प्रतिबिंब बनाए रेटिना पे, और ये है प्रकाश। तो अब ये कहेगा कि हम रेटिने पे बस रह जाए? नहीं, कहेगा हम आगे भी जाएंगे। टार्च जलाते हैं तो टार्च का रोशनी कहता है हम यहाँ रुक जाएंगे? नहीं, कहता है हम आगे भी जाएंगे। तो यहाँ पे भी प्रकाश गया है आंख के अंदर जिससे प्रतिबिंब बना है। और हमको पता है रेटिना पारदर्शी झिल्ली है, पारदर्शी है। अब गया तो ये कह रहा है हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। अब क्या होगा? अब आगे गया तो यहाँ पे जाएगा, अगर ये बीच में काले रंग की झिल्ली रक्त पटल नहीं होती तो ये सीधा जाके सफेद वाली झिल्ली से टकराता, ऊपर वाले भाग से। आगे जाएगा तो कहाँ से टकराएगा? दृढ़ पटल से, सफेद वाले भाग से। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस बोर्ड पे यहाँ पे सफेद रंग का बोर्ड है, इस पे प्रकाश टकराया है तो कैसे स्पॉट बना हुआ है कि नहीं? बना हुआ है कि नहीं? एकदम चमक रहा है। तो ऐसे चमकने लगता हमारे आंखों के अंदर, और ये प्रतिबिंब को हमारा दिमाग अच्छे से पढ़ ही नहीं पाता, गड़बड़ा जाता। तो इसके वजह से बीच में एक काले रंग की झिल्ली दी गई, जो कि एक्स्ट्रा प्रकाश, प्रतिबिंब बनने के बाद जो भी प्रकाश बच रहा है उसको ये अवशोषित कर ले, इसको सफेद वाले परत के पास जाने ही नहीं दिया जाए। देखो भगवान कितना बढ़िया दिमाग लगाया है। अगर ऐसा होता तो ऐसे चमकने लगता जैसे बोर्डवा पे चमक रहा है, चमकता तो दिमाग इसको पढ़ ही नहीं पाता, चमक ही ज्यादा हो जाता है, प्रतिबिंब को देख ही नहीं पाता, कहता है क्या देख रहा है, पता ही नहीं चलता उसको। दिमाग को हमारे पता नहीं चलता कि हम किसको देख रहे हैं, कौन है, तो पता चलता है किसी को आप नहीं पहचानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो पहचानना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे इसलिए ये रक्त पटल लगा हुआ है ताकि जो अतिरिक्त प्रकाश है, जो प्रतिबिंब बनने के बाद अतिरिक्त जो प्रकाश बच रहा है उसका अवशोषण किया जा सके, और ये बाहर से भी आने वाले प्रकाश को रोकता है क्योंकि अपारदर्शी है, तो अतिरिक्त प्रकाश को भी रोकता है। चलिए और क्या है? तीसरा है कार्निया या सूक्ष्ममंडल। नेत्र में दृढ़ पटल के सामने का भाग थोड़ा सा उभरा तथा पारदर्शी हो जाता है, इसे ही कार्निया या सूक्ष्ममंडल कहते हैं। इसी भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। यही जो सफेद वाला भाग था हमारा, आगे आकर के उठ गया, थोड़ा सा उठा हुआ भाग बन गया और पारदर्शी बन गया, जिससे कि प्रकाश आंखों में प्रवेश करेगा। यही कह रहा है, नेत्र में दृढ़ पटल के सामने का भाग थोड़ा सा उभरा तथा पारदर्शी होता है, इसे ही कार्निया या सूक्ष्ममंडल कहते हैं। इसी भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। आगे चलिए, परितारिका या आइरिस क्या होता है? अभी बताए हैं कि लेंस के आगे एक पर्दा लगा होता है, इसी को आइरिस बोलते हैं, इसी को परितारिका भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? परितारिका। तो कार्निया के पीछे रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। देखो ये आइरिस हमारे अंदर तो ब्लैक है, आपके अंदर ब्लैक है, लेकिन ऐश्वर्या राय का ये आइरिस कैसा है बाबू? ये रंगीन भी होता है, मतलब कई कलर का आइरिस होता है। हर एक व्यक्ति का आइरिस अलग अलग कलर का हो सकता है। जैसे हमारा आइरिस ब्लैक कलर का है, ज्यादातर लोगों की आंखें कैसी होती हैं? ब्लैक होती हैं। और ये ब्लैक कलर कहाँ से आता है? यही कलर होता है हमारे आइरिस का कलर, जिसको परितारिका भी बोलते हैं। तो इस आइरिस का कलर हमारे अंदर ब्लैक है। यही ऐश्वर्या राय के अंदर देखेंगे तो उनका आंख नीला है, आंख नीला नीला है, गाना कुछ निकला था ऐसा। तो आंख नीला क्यों हुआ? क्योंकि ये आइरिस जो है नीला है, इसी वजह से ऐश्वर्या राय का आंख कैसा है? नीला है। वैसे किसी किसी का भूरा आंख होता है, वो किसके वजह से होता है? ये आइरिस के वजह से ही होता है। आइरिस भूरे कलर का होता है, इसलिए
किसी की भी आंखें भूरी दिखाई देती हैं। जिसकी आंख भूरी दिखाई देगी समझ जाइएगा उसका आंख भूरा नहीं है, आइरिसवा भूरा है। समझ में आया? तो भूरा कलर का कौन है? आइरिस है। जिसका आंख नीला है, आंख नीला नहीं है, आइरिस नीला है। ठीक, तो आइरिस नीला। आज से कोई भी कहेगा आंख नीला है तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आंख नीला नहीं है, आइरिस नीला है। आंख नीला रहता तो फिर दिक्कत हो जाता, अपवर्तन में दिक्कत होने लगेगा। तो आइरिस जो होता है, क्या लिखा हुआ? कार्निया के पीछे रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली। देखिए ये कार्निया है, इसके पीछे रंगीन ये पर्दा लगा हुआ है। ये नीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। और तो कलर हम देखे नहीं है भाई, तो और कैसे बता सकते हैं? तो कार्निया के पीछे रंगीन झिल्ली का अपारदर्शी पर्दा होता है। ये कार्निया, इसके पीछे अपारदर्शी पर्दा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं आइरिस। आगे पुतली अथवा नेत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल। ये पुतली जो कि आइरिस के अंदर एक छेद है। क्या लिखा हुआ है कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। हमारे आंख में देखेंगे तो छेदवा दिखाई देगा ब्लैक कलर का, लगेगा नहीं कि छेद है, लगेगा ब्लैक कलर का कुछ है यहाँ पे, लेकिन वो छेद होता है। तो ये क्या होती है? कहाँ गए? यह गोल तथा काली दिखाई देती है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर के ही नेत्र पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि यह अंधकार में अपने आप को बड़ी व प्रकाश की अधिकता में अपने आप को छोटी कर लेती है। इस प्रकार पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। पुतली की यह जो है, इसे पुतली की समंजन क्षमता कहते हैं, या नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। ये सब आपको बता दिए। अगर नहीं बताया तो ये लंबा लाइनिया कैसा लगता है कितना भारी 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 लाइन चिपका दिए, हमको समझ में नहीं आया। लेकिन हम आपको बता दिए कि क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे हमारी आंखों को हानि ना हो सके, हम चीजों को अच्छे से देख पाए। आगे है नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे, यानी ये पर्दा जो है आइरिस, इसके ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस हमको दिखाई नहीं दे रहा है बाबू बोर्ड पे, ये स्लाइड हम लैपटॉप में देख के बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोर्ड के सामने नहीं है। देखिए आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस का मतलब दोनों तरफ से कर्व से मिलकर। देखिए उत्तल लेंस ये भी है, ये भी उत्तल लेंस है, जिसमें एक समतल भाग है और एक थोड़ा सा उठा हुआ भाग है। ठीक, तो ये द्विउत्तल का मतलब दोनों कर्व से मिलकर के बना हुआ, जो बीच में से मोटा हो, तो द्विउत्तल लेंस। ठीक, द्विउत्तल लेंस क्या लिखा हुआ है? द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर पश्चिमाभि मांसपेशियों में के बीच टिका रहता है। ये पश्चिमाभि मांसपेशियां जिसके बीच ये नेत्र लेंस टिका हुआ है। ठीक, मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक अथवा कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदला जा सकता है। देखिए अगर थोड़ा सा हम हटा सकते हैं क्या स्लाइड को, कि हम हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा स्लाइड को हटा करके और समझा। हो गया यार, हमारा आवाज गायब हो गया, स्लाइड गायब हो गया। अरे गायब करने में स्लाइड को भी दिक्कत होता है, स्लाइड भी दिक्कत करता है गायब करने में। क्या हम क्या समझा रहे थे? मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। और वक्रता त्रिज्या, कैसे वक्रता त्रिज्या बदलता है? देखिए अगर ये लेंस है, ये पतला है, तो ये अगर किससे बना हुआ है? हम जानते हैं कि लेंस किससे बना होता है सॉरी, देखिए लेंस किससे बना होता है? किसी खोखले कांच के गोले का भाग होता है। अगर ये पतला है तो इसका कर्व बड़ा होगा, यानी कि इसका गोला बड़ा होगा। और इसी लेंस को दबा करके अगर हम थोड़ा सा छोटा और मोटा बना दें, इस टाइप का बना दें, तो ये लगेगा कि ये किसी छोटे गोले से बना हुआ है। ये लग रहा था बड़े गोले से बना हुआ था, और ये लग रहा है किसी छोटे गोले से बना हुआ है। तो जिस गोले का आकार बड़ा, उसकी क्या होगी? त्रिज्या भी बड़ी होगी, है कि नहीं? जिस गोले का आकार बड़ा, उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, और जिसका आकार छोटा, उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। लेंस जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और ये वक्रता त्रिज्या जो है, यहाँ पे हमको देख पा रहे होंगे, लेंस की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे ये है, और इस लेंस की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे ये है। तो पतले लेंस की वक्रता त्रिज्या बड़ी, मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या छोटी। हम जानते हैं
कि वक्रता त्रिज्या के आधा के बराबर होता है फोकस दूरी। ये हो गया C, ये हो गया O, और ये हो गया R वक्रता त्रिज्या, ये हो गया R वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी कितना होता है हमको मालूम है, F बराबर होता है R बटा में 2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। मतलब ये दूरी क्या है, फोकस दूरी है। इसमें भी देखेंगे तो ये फोकस बिंदु है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये C, ये पूरा R हो गया, और R/2 यानी ये दूरी क्या है, फोकस दूरी। तो इन दोनों में फोकस दूरी किसका बड़ा है, फोकस दूरी इसका बड़ा है। पतले लेंस का फोकस दूरी बड़ा, मोटे लेंस का फोकस दूरी छोटा। तो बाबू इसका मतलब कि अगर लेंस का आकार बदला जाए तो इसका फोकस दूरी बदल जाएगा। पतला किया जाए लेंस को, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। लेंस को मोटा किया जाए तो फोकस दूरी कम हो जाएगा। यही कहा जा रहा है कि पश्चिमाभी मांसपेशियां लेंस पर दबाव डाल करके लेंस को मोटा कर देंगी, जिसके वजह से उनका फोकस दूरी घट जाएगा। लेंस को खींच करके पतला कर देगी, जिसकी वजह से इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। और फोकस दूरी बढ़ने का मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, फोकस दूरी यही डिसाइड करता है। फोकस पे ही प्रतिबिंब बनता है, अनंत से जो भी प्रकाश आता है। समझ में आया? तो अनंत से आने वाले प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे ही बनता है, फोकस पे ही बनता है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये लेंस के नजदीक बनेगा, ये लेंस से थोड़ा दूर बनेगा। तो फोकस दूरी को एडजस्ट किया जा सकता है लेंस को मोटा और पतला करके। पास की वस्तुओं को देखना है, क्या करना पड़ेगा, लेंस के फोकस दूरी को क्या करना पड़ेगा, लेंस के फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा। और दूर की वस्तुओं को देखना है, लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीजें होती हैं जिसके वजह से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब चलिए, अब हम समझा देते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने घटाने को ही हम क्या बोलते हैं, समायोजन क्षमता बोलते हैं। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। नेत्र लेंस को कभी मोटा कर दिया जा रहा है, कभी पतला कर दिया जा रहा है, तो इसकी फोकस दूरी बदल जा रही है। तो नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। अब हम स्लाइड वापस लाते हैं। देखिए, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या बोलते हैं, तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का यहाँ पे पूछा जाता है डिफिनीशन भी, पेपर में पक्का 1 नंबर का आएगा जरूर। क्या पूछेगा, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसको बोलते हैं। तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। यानी कि फोकस दूरी को बदलने की क्षमता। नेत्र लेंस को मोटा कर दिया जा रहा है, फोकस दूरी कम, पतला करने पे फोकस दूरी बढ़ा। तो ये क्या हो रहा है, फोकस दूरी को बदला जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, नेत्र लेंस में बदलाव आ रहा है, फोकस दूरी में बदलाव आ रहा है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। ये 1 नंबर में पूछा जाता है आपसे। चलिए बाबू, हमको ठंडा लग रहा था, हम पहन लिए कोट। देखिए, नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। मांसपेशियों द्वारा लेंस पर अधिक अथवा कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदला जा सकता है, जिससे क्या होगी, उसकी फोकस दूरी अल्टीमेटली बदल जाएगी। जैसे वक्रता त्रिज्या बदला, वैसे फोकस दूरी बदल गया। कैसे कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या कम मतलब फोकस दूरी कम। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हम आपको बताए थे, वहां से आप पता भी कर सकते हैं इसको। तो जिसे लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है, यहाँ पे लिखा भी है। और लेंस द्वारा दूर एवं पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। इस प्रकार हम दूर एवं पास वाली वस्तुओं को देख सकते हैं। अब मान लीजिए वस्तु दूर है, तो उससे प्रकाश की किरणें कैसी आ रही होंगी, समांतर आ रही होंगी। समांतर आएंगी तो ये मान लीजिए लेंस है, इसको हम थोड़ा सा हाइड करते हैं यहाँ पे। क्यों फोकस दूरी को एडजस्ट करना जरूरी है, ये हमको समझ में। ये मान लीजिए लेंस है, लेंस ये है आपका रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना है बाबू, रेटिना पे बनाना है प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। अगर वस्तु बहुत दूर है लेंस से, मतलब हमसे बहुत दूर वस्तु है, तो इससे प्रकाश किरणें जो है समांतर आएंगी। और समांतर आएंगी तो समांतर आने से क्या होगा, इस लेंस से अपवर्तन होगा, और ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे। और जहाँ पे किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हैं, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। बाबू, अगर ये फोकस पे प्रतिबिंब बन गया
तो कहाँ यहाँ पे प्रतिबिंब बना, रेटिना यहाँ पे है, तो वस्तु हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनना चाहिए, इसका प्रतिबिंब का डिस्प्ले कहाँ पे होना चाहिए? रेटिना पे होना चाहिए। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन गया? पहले ही बन गया। क्यों? क्योंकि लेंस का फोकस बिंदु यहीं पे है, F2 जो है लेंस का यही है, इसलिए यहीं पे प्रतिबिंब बन गया, इसलिए वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो अब सिलियरी मांसपेशियां क्या करेंगी? इस लेंस को खींच देंगी। खींचेंगी तो तुरंत ये लेंस पतला हो जाएगा। पतला होने से इसका कर्व बड़ा हो जाएगा, कर्व बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने से इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? इसे खींचने से क्या होगा? देखिए, जैसे खींचे लेंसवा थोड़ा सा पतला हो गया, अभी लगेगा क्या कि ये थोड़ा सा बड़े गोले का भाग है। लेंस क्या हो गया बाबू? पतला हो गया। अब ये लगेगा कि बड़े गोले का भाग है, और जब बड़े गोले का भाग है तो उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो बड़ा गोला हो गया तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी, और त्रिज्या बड़ी हुई तो वक्रता त्रिज्या बड़ी हुई, और वक्रता त्रिज्या बड़ी हुई, इसलिए फोकस भी बढ़ गया। अब फोकस चला जाएगा कहाँ पे? रेटिना पे। अब रेटिना पे फोकस आ गया। अब वस्तु को हमको देखना है, तो क्या होगा? वस्तु से प्रकाश किरणें समांतर आएंगी, लेंस से किरणों का अपवर्तन होगा, और मिलेंगी कहाँ पे? अब ये फोकस बिंदु पे मिलेंगी, F2 पे मिलेंगी, जो कि F2 अब कहाँ पे है? अब रेटिना पे है। अब रेटिना पे है, तो अब प्रतिबिंब रेटिना पे बना, और रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा, तुरंत हमारा दिमाग पढ़ लेगा क्या चीज का प्रतिबिंब देख रहा है, किसको देख रहा है। समझ में आया? तो ये ऐसे प्रतिबिंब बनता है। अगर फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नहीं रहती, फोकस दूरी को बदलने की क्षमता लेंस में नहीं रहती, तो हम किसी भी एक ही जगह के वस्तु को देख पाते, या तो पास का वस्तु या तो दूर का, नहीं तो किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। या तो पास वस्तु रहना चाहिए, नहीं तो दूर रहना चाहिए, कोई एक जगह का वस्तु ही हम देख पाते। तो अगर फोकस दूरी इसका हम बदल सकते हैं, इसलिए हम इसका प्रतिबिंब हरदम रेटिना पे बना सकते हैं, और जब हरदम रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनेगा तो हमको वस्तुएं दिखाई देंगी। जब रेटिना पे नहीं बनेगा तब नहीं दिखाई देंगी, जो कि दृष्टि दोष होता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसको हम स्लाइड को अनहाइड करते हैं। तो हो गए ये नेत्र लेंस। इस प्रकार हम वस्तुओं को देख पाते हैं, हम दूर व पास वाली वस्तुओं को देख पाते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आता है नेत्रोद। क्या होता है? नेत्रोद था जलीय द्रव। नेत्रोद क्या होता है? ये कुछ नहीं है बाबू। देखिए, ये लेंस है, लेंस के आगे क्या लगा हुआ था? टेम्पर ग्लास। किस चीज का? कार्निया का टेम्पर ग्लास लगा हुआ था। तो ये लेंस और कार्निया के बीच ना, लेंस और कार्निया के बीच लेंस के प्रोटेक्शन के लिए एक और क्या किया जाता है? लेंस के प्रोटेक्शन के लिए एक और इसमें एक जगह बनाया जाता है, एक खाली जगह बनाया जाता है। अब मान लीजिए कोई कांच का सामान आप लाते हैं, तो उसको थर्माकोल से बढ़िया से रैप करके दिया जाता है, बीच में खाली जगह छोड़ा जाता है, ताकि उस कांच के सामान को क्षति ना पहुंचे, वो टूटे नहीं। वैसे यहाँ पे ये हमारा लेंस है। अब ये लेंस जो है इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो इसके ऊपर पहले तो हम क्या लगाए? टेम्पर ग्लास लगा। लेकिन लेंस और ये टेम्पर ग्लास क्या है? कार्निया है। तो लेंस और कार्निया के बीच कुछ जगह खाली था। अब ये जगह क्यों खाली था? ताकि कार्निया पे चोट लगे तो डायरेक्ट लेंस के पास नहीं पहुंच जाए चोट। मान लीजिए कोई ऐसे आँखियां मार दिया एक मुक्का, पता चला कार्निया पे लगा, तुरंत लेंस हमारा चाक से फूट गया, तब हमारा एक आँख खराब हो जाएगा, है कि नहीं? कहाँ से कि जेली का लेंस बना होता है, जेली टाइप का प्रोटीन का बना होता है, तो ऐसे मार देगा, बस कार्निया से सीधा चोट चला जाएगा आंख के लेंस पे, लेंस फूट जाएगा, भुरुकनी हो जाएगा। भुरुकनी हो जाएगा तो हमको कोई चीज दिखाई नहीं देगा। तो बाबू इसके लिए इसको अल्ट्रा प्रोटेक्शन देना जरूरी है, अल्ट्रा प्रोटेक्शन। तो अब क्या होगा? अब ये कार्निया और लेंस, ये कार्निया है और ये नेत्र लेंस है, इन दोनों के बीच कुछ खाली जगह होता है, जिसमें फिर कुशनिंग के लिए क्या भरा जाता है? द्रव एक भरा जाता है। जो खाली जगह है, इस जगह को बोलते हैं क्या? नेत्रोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? नेत्रोद बोलते हैं। ठीक, ये खाली जगह जो है इसको बोलते हैं नेत्रोद, नेत्रोद। और इस खाली जगह में क्या भरा रहता है? कुछ जलीय द्रव भरा रहता है, पानी के तरह का लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? जलीय द्रव, जलीय द्रव, जलीय द्रव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। तो ये इसमें कुछ द्रव भरा रहता है जो कि कुशनिंग का काम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भी, ये जलीय द्रव इसमें है बीच में।
ठीक, तो जलीय द्रव किसके किसके बीच, कार्निया और लेंस के बीच, कार्निया और लेंस के बीच जलीय द्रव भरा रहता है। इसमें पूरा एगो पानी भरा हुआ है जो कि थोड़ा सा गाढ़ा है, और इसको चखेंगे ना तो नमकीन लगेगा। वैसे अब चखने के लिए किसी का आंख नहीं निकालने जाइएगा, ये वैज्ञानिक टेस्ट करके बताए हैं सब। तो बस हमको समझना है कि जो जलीय द्रव होता है नेत्र, लेंस और कार्निया के बीच होता है। अब हमको अगर इसका स्वाद पता करना है तो इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। अब किसी का आंख वोंख नहीं निकालना है, ठीक, टेस्ट करने के लिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो जलीय द्रव यहाँ पे होता है कार्निया और लेंस के बीच। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्वस ह्यूमर इसको जलीय द्रव को बोलते हैं। तो कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। पारदर्शी द्रव का मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे पानी है, पानी के आर पार आप देख सकते हैं। तो पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। अपवर्तनांक याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता है। इसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.336 होता है, याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे क्या आता है। अब आगे आता है विट्रस ह्यूमर, आता है विट्रस ह्यूमर, जिसको हम बोलते हैं कचाव द्रव। और कचाव द्रव कहाँ भरा रहता है, कचाव कच्छ में भरा रहता है। हिंदी में कचाव नाम है। क्या होता है, देखिए ये आंख में जो सबसे बड़ा खाली जगह है, ये खाली जगह ये क्या काम करेगा, आंख को फुलाए रखने में सहायता करेगा। नहीं तो आँखिया पुचुक जाएगा। अब पुचुक जाएगा बस क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। रेटिना कहीं कब वो यहाँ पे रहेगा, लेंस के पास ही रहेगा, कब वो फूल जाएगा आंख तो लेंस से दूर चला जाएगा। तो रेटिना को फिक्स जगह पे रखने के लिए आंख को फुलाए रखना जरूरी है। आंख का स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए आंख को फुलाए रखना जरूरी है। तो इसमें ये जो बीच में खाली जगह है, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, कचाभ कच्छ। क्या बोलते हैं, कचाभ कच्छ, खाली जगह को कचाभ कच्छ। और इसमें क्या भरा रहता है, इसमें द्रव लिक्विड भरा रहता है। जैसे यहाँ पे लिक्विड भरा था वैसे यहाँ पे भी लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं कचाभ द्रव। क्या बोलते हैं बाबू, कचाभ द्रव, यानी विट्रस ह्यूमर, कचाभ द्रव, इंग्लिश में विट्रस ह्यूमर आप लिख सकते हैं। तो ये होता है कचाव द्रव और कचाव कच्छ। ये काम क्या करता है, आंख का संरचना बनाए रखने में सहायक होता है। अगर नहीं होता तो आँखिया पुचुक जाता है, पुचुक जाता है बस कुछ भी हम देख नहीं पाते। आंख बह जाता है तो उसमें क्या होता है, विट्रस ह्यूमर खाली हो जाता है। विट्रस ह्यूमर फचाक से फेंक देगा, बस आँखिया भड़क जाएगा। समझ में आया। तो आंख बह जाने का मतलब कि यही विट्रस ह्यूमर जो है निकल गया है, विट्रस ह्यूमर निकल गया है, बस आंख बह गया है। तो समझिए। अब देखिए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कचाभ कक्ष कहते हैं। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के खाली जगह को, ये नेत्र लेंस है, ये रेटिना है पीछे, ये रेटिना है, ये लेयर, तीसरा लेयर क्या था, रेटिना था। इसके बीच में जो खाली जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, कचाभ कक्ष बोलते हैं। और इसमें एक गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक का द्रव भरा रहता है, जिसे कचाभ द्रव कहते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। समझ में आया। तो ये लिखा हुआ है कचाभ द्रव के बारे में, ये आंख का 8वां भाग है। अब आता है रेटिना। रेटिना हमारा आंख का दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है रेटिना। अगर ये नहीं रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब और कहीं, अगर रेटिना के अलावा और कहीं प्रतिबिंब बन भी जाता है तो हमारे दिमाग को ये सेंस नहीं हो पाएगा क्या देख रहे हैं। हम देखेंगे किसी को, बहुत अच्छा आदमी देख लिए, अब पता चला कि हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बना, दिमाग देख ही नहीं पाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो सब मूवमेंट खराब हो जाएगा। तो देखिए, रेटिना पे प्रतिबिंब बनना जरूरी है। अगर रेटिना नहीं रहे तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। अब रेटिना एक पर्दा है, ये मान लीजिए रेटिना है। थोड़ा सा हम इस स्लाइड को हाइड करते हैं। अब देखिए, ये आ गया आपका रेटिना। अब ये रेटिना पे मान लीजिए किसी का प्रतिबिंब बना, ये छोटका है, छोटका यहीं पे रेटिना पे छपा गया, ऐसे छपा गया, छोटका रेटिना पे आ गया। अब इसको हमारे दिमाग कैसे सेंस कर पाता है, क्योंकि प्रतिबिंब बना है रेटिना पे, लेकिन हमारा दिमाग न बता रहा है, छोटका को देख रहा है, छोटका दिख रहा है आगे, कैसे दिख रहा है। तो देखिए, रेटिना पे होता क्या है, रेटिना किससे बना होगा, हमारा शरीर, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो ये रेटिना भी हमारे शरीर का भाग ही है, हमारे आँख का ही एक पार्ट है, तो ये भी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ठीक, उसके बाद इस रेटिना पे तंत्रिकाओं का जाल होता है, यानी नर्वस सिस्टम होता है इस पे,
नर्व बिछे होते हैं, नस जिसको हम बोलते हैं नस। वैसे तो हम जनरल भाषा में खून की नसों को, खून के नलिकाओं को हम नस बोल देते हैं, लेकिन नस जो होते हैं, नर्व्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, दिमाग से आए हुए न्यूरॉन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं, नर्व्स एक्चुअली में होता है। तो इस पे दिमाग की नसों का जाल होता है, दिमाग की नसें आई होती हैं इस रेटिना पे, और ऐसे बिछी रहती हैं, जाल बिछाई रहती हैं। अब जैसे रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा, जैसे रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा, इन सबको सिग्नल मिल जाएगा, इस सिग्नल तुरंते भेज देंगे हमारे दिमाग को, भाई देखो कौन सी देख रहा है, कौन सी देख रहा है, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा है इसका, ठीक, किसको देख रहा है, तो दिमाग बता देगा ये तो उसको देख रहा है, पुरनकी वाली को, इसका नकिया बह रहा है लेकिन इसको लग रहा है नथुनी है। समझ में आया? तो ऐसे समझ जाइए कि ऐसे मतलब हमारा दिमाग बता देता है, बस यही होता है। कहाँ से बताया? तो ये रेटिना पे क्या फैला हुआ था, तंत्रिकाओं का जाल। किस तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ था? दिमाग की तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ था। समझ में आया? दिमाग से नसें आई होती हैं जो कि इस पे फैली रहती हैं, और यही क्या करती हैं, सिग्नल भेजती हैं दिमाग को कि देखो ये क्या देख रहा है। तो हमारा दिमाग बताता है ये देख रहा है, तो हमारा दिमाग सेंस कर लेता है। अब हम कलर को कैसे पहचान पाते हैं? चूंकि ये जो रेटिना होता है, ये रेटिना प्रकाश सुग्राही होता है, यानी फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव मतलब जैसे आप सेंसर देखे होंगे, सेंसर मोबाइल का सेंसर होता है, इसे जैसे कान के पास लगाएंगे ना, मोबाइल ये बुझ जाता है कि नहीं, फोन आता है, इसे जैसे कान के पास लगाएंगे, जैसे कान के पास लगाएंगे मोबाइल का स्क्रीन बुझ जाएगा। कहाँ बुझ जाता है? कहाँ से कि उसमें सेंसर लगा होता है कि जैसे यहाँ पे कोई ढक लेगा, अंधेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फोन बंद हो जाएगा, इसका स्क्रीन बंद हो जाएगा। तो ये सेंसर लगा होता है, सेंस करने वाला, कि अंधेरा होगा तो फोन का स्क्रीन लॉक कर देना। वैसे ही ये जो हमारा रेटिना है, ये प्रकाश को सेंस कर पाता है। क्यों सेंस कर पाता है? क्योंकि इस पे दिमाग की नसों का जाल बिछा हुआ है, दिमाग की तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है, और यही सेंस करती हैं प्रतिबिंब को। कैसे सेंस करती हैं? प्रतिबिंब बन कैसे रहा है? प्रकाश के मिलने से बनता है प्रतिबिंब। आप जानते हैं कि जब अपवर्तन के बाद किरणें मिलती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। तो एक्चुअली में ये प्रकाश ही प्रतिबिंब बनाया, और इसी प्रकाश को सेंस कर रही हैं हमारी तंत्रिकाएं। तो इसीलिए बोला जाता है कि रेटिना क्या है, प्रकाश संवेदी है, प्रकाश संवेदी या प्रकाश सुग्राही है। इसी को इंग्लिश में बोल दिया जाएगा फोटो सेंसिटिव है। तो ये बड़ा बड़ा वर्ड हो गया। अब देखिए इससे क्या हो जाता है, प्रतिबिंब का सेंस मतलब प्रतिबिंब को सेंस कर लिया जाता है। अब होता क्या है कि रेटिना जो होता है, रेटिना के बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल में समझना है। हमको वस्तुओं का कलर दिमाग नहीं बताता है, वस्तुओं का कलर दिमाग नहीं सेंस कर सकता अगर रेटिना नहीं होता तो। देखिए हमारा रेटिना किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। अब इसमें दो तरह की कोशिकाएं मिलकर के इस रेटिना को बनाई हुई हैं। एक शंक्वाकार कोशिका, शंक्वाकार कोशिका समझते हैं? जैसे अभी आ रहा है आपका 25 दिसंबर, तो उसमें सेंटा क्लॉज का जो टोपी होता है वो शंक्वाकार होता है। तो इसी शंकु के आकार का खोप का टोपी देखें, खोप का, वही खोपवा का टोपी क्या है? शंक्वाकार है। तो शंक्वाकार कोशिकाएं और रॉड सेल, जिसको हम दंडाकार कोशिकाएं बोलते हैं, ये दोनों कोशिकाएं मिल करके और इस रेटिना का निर्माण करती हैं। जैसे हम दीवार बनाते हैं तो दीवार में ईंट और सीमेंट मिला करके दीवार बना देते हैं, वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। वैसे ही हमारा रेटिना भी एक शरीर का भाग ही है, हमारी आंखों का एक भाग है। इसका मतलब ये भी किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। अब ये किस तरह की कोशिकाओं से बना हुआ है? तो आकार में हमको जो कोशिकाएं दिखती हैं, शंक्वाकार एक कोशिका है जिसको हम कॉन सेल बोलते हैं, और एक दंडाकार कोशिका यानी डंटे के आकार की है जिसको हम रॉड सेल्स बोलते हैं। ये दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। शंक्वाकार कोशिकाएं क्या करती हैं? रंग का ज्ञान हमको कराती हैं, रंग का ज्ञान हमको शंक्वाकार कोशिकाएं कराती हैं। कोई चीज किस कलर का है, जैसे हम कोट पहने हुए हैं रेड कलर का, आपको दिखाई दे रहा है लेकिन ये रेड है नहीं, रेड नहीं है, ये कैसा है? ये मैरून कलर है। समझ में आया? तो कलर तो वैसे आदमी के पास तो लगता है कि शंक्वाकार कोशिका ही नहीं, उनको कलर ही नहीं पहचान में आता है, भेज दीजिए तो कहेंगे गुलाबी को लाल है। समझ में आया? तो देखिए शंक्वाकार कोशिकाएं रंग का पहचान कराती हैं,
और ये दंडाकार कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रकाश की तीव्रता को बताती हैं। अगर अंधेरा है तो हमको कैसे मालूम चल जाता है यहाँ पे अंधेरा है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रोशनी कम है। अगर कहीं भभकता हुआ उजाला है, हमको मालूम चल जाता है यहाँ बहुत ज्यादा तेज उजाला है। क्यों मालूम चल जाता है? यही कोशिकाएं, ये जो रॉड सेल हैं, दंडाकार कोशिकाएं जो हैं, यही हमको सेंस कराती हैं कि यहाँ पे बहुत तेज उजाला है। तो ज्योति तीव्रता का सेंस कौन कराता है? ये दंडाकार कोशिकाएं कराती हैं। और रंगों का सेंस कौन कराता है? ये शंक्वाकार कोशिकाएं कराती हैं। समझ में आया? तो ये दो कोशिकाओं से मिलकर के हमारा रेटिना बना हुआ है। अब रेटिना प्रकाश सुग्राही इसीलिए है क्योंकि ये रॉड सेल जो है ये प्रकाश की तीव्रता को सेंस कर सकता है, इसलिए भी ये प्रकाश सुग्राही है। और रेटिना पे तंत्रिकाओं का जाल भी बिछा हुआ है, इसलिए भी ये प्रकाश सुग्राही है। प्रकाश को तंत्रिकाएं भी सेंस कर सकती हैं और ये रॉड सेल भी सेंस कर सकता है। एक्चुअली में जो प्रतिबिंब बनता है उसको सेंस करके और दिमाग को भेजा जाता है। कौन भेजता है? तंत्रिकाएं भेजती हैं। तो एक्चुअली में प्रकाश ही एक प्रकार का प्रतिबिंब है। प्रकाश ही तो एक प्रकार का प्रतिबिंब है, प्रकाश से बना है प्रतिबिंब, तो प्रकाश ही तो है। तो प्रकाश को कहाँ पे भेजी? सब प्रकाश के इंफॉर्मेशन को भेजी दिमाग में, दिमाग हमारा सेंस किया, बताइए ये चीज देख रहा है। तो ये हमारा रेटिना प्रकाश सुग्राही क्यों बन जाता है? क्योंकि इस पे तंत्रिकाओं का जाल है और ये रॉड सेल से मिलकर के बना हुआ है। और कौन सेल से मिलकर के बना हुआ है? जिसमें से रॉड सेल जो होती हैं प्रकाश की तीव्रता का ज्ञान हमको करा देती हैं कि कितना तेज प्रकाश है यहाँ पे। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं रेटिना के बारे में, इतना ही जानना था, उतना डिटेल से भी नहीं जानना है जितना हम आपको बताएं। अब रेटिना में देखिए, रेटिना में होता क्या है, एक चीज और रेटिना में क्या होता है? अब यहाँ पे रेटिना पे बिछी हुई है तंत्रिकाएं, दिमाग से आई हुई नसें बिछी हुई। अब ये दिमाग तक जाएंगी ना, एक्चुअली में ये आंख तो गोल है, तो ये पूरा पूरा इसे गोलियाया होगा फुटबॉल के ब्लेडर जैसे। तो अब नसों को आंख से निकलने के लिए, रेटिना है, नसों को आंख से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेटिना को एक जगह छेदना पड़ेगा। यहाँ से नसें आएंगे ऐसे जाएंगी, यहाँ से इधर से आएंगे ऐसे जाएंगे, यहाँ से आएंगे ऐसे जाएंगे। मतलब कि रेटिना को एक जगह पे ये नसें आकर के, ये तंत्रिकाएं आकर के छेदती हैं और वहां से निकल करके और हमारे मस्तिष्क को जाती हैं, यानी दिमाग तक जाती हैं। अब जहां पे ये छेदती हैं रेटिना को, वहां पे रेटिना का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ पे छेद दी तो यहाँ पे रेटिना है नहीं है, रेटिना को छेद दिया गया, यहाँ पे रेटिना नहीं है, तो यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन रेटिना है ये नहीं, पर्दा है ये नहीं है, तो सेंस नहीं किया जा सकता, प्रतिबिंब को सेंस नहीं किया जा सकता। जब प्रतिबिंब को सेंस नहीं किया जा सकता तो क्या होगा? तो यहाँ पे इसी बिंदु को हम बोलते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट जिसको बोलते हैं, अभी आएगा। तो अंध बिंदु क्या है? रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां से रेटिना को भेद करके मस्तिष्क की तंत्रिकाएं, जो नेत्र की तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वही क्या कहलाता है? अंध बिंदु कहलाता है। रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां रेटिना को भेद कर नेत्र की तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, क्या कहलाता है? यही कहलाता है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट जिसको बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, अब एक आता है पित्त बिंदु। ब्लाइंड स्पॉट पे हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे रेटिना है ही नहीं। तो प्रकाश को कौन सेंस करेगा? प्रकाश को सेंस करने वाला कोई है ही नहीं, तो रेटिना नहीं है, इसलिए प्रकाश को सेंस नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रतिबिंब हमको नहीं दिखाई देगा। एक होता है पित्त बिंदु, यानी लेंस के जस्ट सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्लियर दिखाई देगा, एकदम क्लियर। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधा गया होगा। तो लेंस के जस्ट सामने एक बिंदु होता है पीले कलर का रेटिना पे, जिसको हम बोलते हैं पित्त बिंदु, यानी येलो स्पॉट इसको बोलते हैं। और इस पे बना हुआ प्रतिबिंब एकदम क्लियर दिखाई देता है। तो रेटिना पे दो तरह के बिंदु हैं, एक पित्त बिंदु है जिसको हम येलो स्पॉट बोलते हैं, यहाँ पे बना हुआ प्रतिबिंब, यहाँ पे बना हुआ इमेज हमको एकदम क्लियर दिखाई देता है। तो इसीलिए हम जब तिरछा देखते हैं तो वस्तु में हमको तिरछा उतना
साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वो पित्त बिंदु पे नहीं बन रही होती। और जो हम सीधा देखते हैं तो जो भी हमारे सामने वस्तुएं रहती हैं उनका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? सीधा पित्त बिंदु पे बनता है, येलो स्पॉट पे बनता है, इसलिए वस्तुएं हमारे सामने की क्लियर दिखाई देती है। तो अगर किसी भी चीज को क्लियर देखना है तो सामने से देखिए, ना कि तिरछा देखिए। लेकिन क्लास में तो तिरछा ही देखना पड़ता है ना, हम समझते हैं, आप लोगों की मजबूरी होती है। देखिए, तो देखिए यहाँ पे पित्त बिंदु है, येलो स्पॉट है, येलो स्पॉट पे यहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा हमको एकदम क्लियर दिखाई देगा, पूरा पूरा एकदम क्लियर। अंध बिंदु पे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा हमको नहीं दिखाई देगा, अंध बिंदु पे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा नहीं दिखाई देगा। इधर उधर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा जितना क्लियर की येलो स्पॉट पे बन रहा है तो दिखाई दे रहा है। दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं जितना कि पित्त बिंदु पे बना हुआ प्रतिबिंब हमको अच्छे से दिखाई दे रहा है, येलो स्पॉट पे जितना अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये चीजें हैं। चलिए यहाँ पे स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? रक्त रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं आपको साफ दिखेगा। रक्त पटल के ठीक नीचे कौन सा रक्त पटल था? ब्लैक कलर की झिल्ली किसके नीचे थी? दृढ़ पटल के नीचे। ये दृढ़ पटल है ऊपर वाला सफेद वाला भाग, इसके नीचे रक्त पटल और इसके नीचे रेटिना। तो रक्त पटल के ठीक नीचे वाला परत जो है क्या है? रेटिना है। और दूसरे तरह से अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या दिया हुआ है कि दिया है रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ये नेत्र के सबसे अंदर क्या है? एक पारदर्शी झिल्ली है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना कहते हैं। इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? दृष्टि पटल। यह प्रकाश सुग्राही होता है यानी फोटो सेंसिटिव होता है तथा इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं यानी ऑप्टिक्स नर्व का जाल फैला होता है। अभी बोले हैं ना, दिमाग तक ये नसें जाती हैं, ऑप्टिक नर्व जिसको बोलते हैं दृष्टि तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं हम बता रहे थे अभी। तो दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला होता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रंग, रूप, आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को हो जाता है। एक्चुअली में रंग का ज्ञान दृष्टि तंत्रिकाएं नहीं करती हैं। कौन से रंग का ज्ञान करके देता है? और दृष्टि तंत्रिकाओं को बताता है कि इस कलर का ये प्रतिबिंब बना है। तो कलर का ज्ञान कौन कराता है? संक्वाकार कोशिकाएं। लेकिन हम देखें अल्टीमेटली तो वो तंत्रिकाएं ही मस्तिष्क को बताती हैं कि इस कलर का प्रतिबिंब बना हुआ है। लेकिन तंत्रिकाओं को कौन बताया? कौन सेल यानी कि संक्वाकार कोशिकाएं। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रंग, रूप एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को होता है। रेटिना पर दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही सेलें पाई जाती हैं। जो सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं वे दंडाकार सेल कहलाती हैं, जो कि डंडे के आकार की होती है, हमें भी बताए हैं। इसके विपरीत जो सेल मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराती हैं वे शंक्वाकार सेल कहलाती हैं, यानी कॉन सेल कहलाती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है? तो पित्त बिंदु। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पित्त बिंदु कहते हैं। इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। सुग्राहिता मतलब फोटो सेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होता है, प्रकाश के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो ये रेटिना के ठीक बीच में होता है, लेंस के ठीक सामने होता है। ठीक, तो ये पित्त बिंदु कहलाता है, पित्त बिंदु कहलाता है। क्या लिखा हुआ है? रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पित्त बिंदु कहते हैं। इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, ये भी बता दिया हम आपको। अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता शून्य होती है, इसे अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश का कोई भी सेंसर नहीं है। रेटिना ही तो प्रकाश को सेंस कर रहा था, यहाँ पे कोई भी सेंसर नहीं है। जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं रेटिना को छेद करके ही वहां पे गई हैं, तो रेटिना वहां पे अनुपस्थित है, इसलिए प्रकाश को कोई सेंस नहीं कर पाएगा। तो दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता शून्य होती है, इसे अंध बिंदु कहते हैं यानी ब्लाइंड स्पॉट। अब लेंस की समंजन क्षमता अभी बताई है कि लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की यानी बदल पाने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये सारा आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है?
तो बाबू वह निकट बिंदु जिसे नेत्र अपनी पूरी समंजन क्षमता लगा करके देखता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इसका मतलब क्या है? समंजन क्षमता। देखिए ये लेंस है, लेंस। इस लेंस को अगर नजदीक देखना है तो नजदीक देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोटा। देखो अभी दूर देखना था तो लेंस को पतला किए थे ताकि फोकस दूरी बढ़ जाए और प्रतिबिंब रेटिना पे जाके बने। लेकिन अगर वस्तु नजदीक है तो इससे किरणें कैसे निकलेंगी? ऐसे, ऐसे। तो प्रकाश को ज्यादा मोड़ना है तो दूर जाके मुड़ेंगी, सब दूर जाके एक दूसरे से मिलेंगे, और यहीं पे रेटिना है कि नहीं? अगर प्रकाश सीधा आता तब न फोकस पे मुड़ता, लेकिन सीधा आया ही नहीं है, फोकस यहाँ पे था तो फोकस यहाँ पे मुड़ता, यहाँ पे मिल जाता। लेकिन ये सीधा प्रकाश नहीं आया। अगर वस्तु नजदीक है तो प्रकाश सीधा नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा है। तो अब ऐसे आया तो जब ज्यादा फैला हुआ प्रकाश है तो इसको मोड़ना भी, एक जगह इकट्ठा करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए ले जाकर के दूर इकट्ठा हुआ है प्रकाश और रेटिना पे प्रतिबिंब बन गया। है कि नहीं? तो हमको नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस को मोटा करना पड़ता है, हमको नहीं, सिलीरी मांसपेशियों को, जिसको हम पश्चिमाभी मांसपेशी भी बोलते हैं हिंदी में। तो अब इसको मोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेंस को दबाना पड़ेगा, पचकाना पड़ेगा। जैसे इसे दबाएंगे लेंस मोटा हो जाएगा। तो सिलीरी मांसपेशी जब कुछ नहीं करती हैं तो लेंसवा इसे पतला रहता है, खिंचाया रहता है। जब कुछ नहीं करेंगी, सब मतलब आराम से बस लेंस को ऐसे पकड़ के बैठी है सिलीरी मांसपेशी ऐसे, तो लेंसवा पतला रहेगा। अगर इसके फोकस दूरी को समायोजित करना है, बदलना है, तो ये बस लेंस को दबा करके ही फोकस दूरी को समायोजित करती हैं, दबा करके या थोड़ा सा रिलीज कर देंगे, ठीक। तो ऐसे फोकस दूरी समायोजित होती है। अब पूरा छोड़ देंगी तो क्या हो जाएगा? पूरा छोड़ देंगी तो लेंस पतला हो जाएगा। ऐसे बस लेंस को पकड़े रहेंगी, छोड़ देंगी। समझ में आया? तो लेंस जो है पतला हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, अगर पूरा दम लगा के सिलीरी मांसपेशी पूरा दम लगा के लेंस को मोटा कर दी है, अब इससे ज्यादा लेंस पर दबाव नहीं डाल सकती है सिलीरी मांसपेशी। तो जहां तक हमको अधिकतम नजदीक दिखाई देगा, अधिकतम साफ साफ नजदीक का दिखाई देगा, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? निकट बिंदु, यानी कि क्या बोलेंगे? नियर स्पॉट बोलेंगे। समझ में आया? तो निकट बिंदु क्या होता है बाबू? निकट बिंदु वह बिंदु है जब नेत्र लेंस अपनी पूरी समंजन क्षमता लगा करके किसी नजदीक की वस्तु को देखता है। वह बिंदु जिसे देखने के लिए नेत्र लेंस को अपने पूरी समंजन क्षमता का प्रयोग करना पड़ता है, क्या कहलाता है? नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। और ये हमारी आंखों के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ये कैसे पता किया गया? देखिए बाबू, अगर आप किसी दूर से वस्तुओं को ला रहे हैं तो एक ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? लेंस का फोकस दूरी बदल रहा है, जिसकी वजह से आपका जो प्रतिबिंब है, जो भी वस्तु हमको दिखाई दे रहा है, हम अपने हाथ को दूर से ऐसे ला रहे हैं, लेकिन हमको हाथ दूर से लाने पे भी दिखाई देता रह रहा है। क्यों? क्योंकि लेंस अपना फोकस दूरी बदल बदल के रेटिना पे प्रतिबिंब बना रहे हैं। ऐसे बदल बदल के जैसे पास ला रहे हैं, लेंस मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, और अपना फोकस दूरी बदल रहा है, और कहाँ पे? प्रतिबिंब बना रहा है? रेटिना पे। लेकिन अब इतना दूर ला दिए कि लेंस बहुत मोटा हो गया, अब इसको और नहीं दबा सकती है सिलीरी मांसपेशी। अब सिलीरी मांसपेशियों के पास अब दम नहीं है कि लेंस को दबा सके, तो अब लेंस का फोकस दूरी नहीं चेंज होगा। अब हम वस्तु को कितना पास लाएंगे, ये अच्छा से नहीं दिखेगा, जैसे पास लाते जाएंगे क्लियर नहीं दिखेगा। अभी हमको धुंधला दिखना चालू हो गया, धुंधला दिखना चालू हो गया। तो बाबू जहां तक हम वस्तुओं को क्लियर देख पाते हैं वह बिंदु है निकट बिंदु, नियर स्पॉट जिसको बोलते हैं। तो वह निकटतम बिंदु जिसको देखने के लिए नेत्र लेंस अपनी पूरी समंजन क्षमता का प्रयोग कर देता है, निकट बिंदु कहलाता है। और ये मनुष्य की आंखों के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वह निकट बिंदु जिसे नेत्र अपनी पूरी समंजन क्षमता लगाकर देखता है, निकट बिंदु कहलाता है। यह 25 सेमी होता है। किसके लिए? मनुष्य की स्वस्थ आंखों के लिए। अगर मान लीजिए कोई रोगी आया तो उसके लिए अलग हो सकता है, दिक्कत कोई नहीं है। अब एक होता है दूर बिंदु, फार पॉइंट जिसको बोलते हैं। फार पॉइंट क्या होता है? निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट, और दूर बिंदु यानी फार पॉइंट। तो देखिए दूर बिंदु क्या होता है? तो वह दूरस्थ बिंदु जिसको देखने के लिए
नेत्र को अपनी समंजन क्षमता लगाने का कोई भी जरूरत ना पड़े, मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह दूर बिंदु जिसे नेत्र अपनी बिना समंजन क्षमता लगाए देख सकता है। समंजन क्षमता का मतलब नेत्र की फोकस दूरी बदलना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलना। फोकस दूरी बदलने के लिए नेत्र लेंस को दबाना पड़ता है। मांसपेशियां खींचती नहीं है, ये जानिए आप। मांसपेशियां जो है नेत्र लेंस को खींचती नहीं है, दबाती हैं, बस दबा करके फोकस दूरी को समायोजित करेंगी। और जब ऐसे रिलैक्स हो जाएंगी एकदम आराम से, तब ये क्या हो जाएगा, तब नेत्र लेंस अपने आकार में रहेगा, पतला रहेगा। जैसे आप हाथ को उठाए हुए हैं तो आपका एनर्जी लग रहा है ना, ऐसे हाथ छोड़ दिए तो हाथ नीचे की तरफ हो गया। वैसे ही नेत्र लेंस को जैसे मांसपेशियां छोड़ देंगी, नेत्र लेंस पतला हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मांसपेशियां लेंस को छोड़ दी हैं, उस पर बल लगाना छोड़ दिए, उसको दबाना छोड़ दी हैं, वैसे रिलैक्स स्टेट में रखी हुई हैं तो लेंस पतला हो जाएगा। तो जब मांसपेशियां लेंस पर दबाव नहीं लगाती हैं, मतलब कि फोकस दूरी को नहीं बदल रही हैं, मतलब अपनी समंजन क्षमता लेंस नहीं लगा रहा है, नेत्र जो है अपनी समंजन क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहा है, समझ में आया। तो ये जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जहां तक हम देख पाते हैं, दूर तक, जितना दूर तक देख पाते हैं उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट, यानी कि दूरबीन। तो लिखा हुआ है, वह दूरबिंदु जिसे नेत्र अपनी बिना समंजन क्षमता लगाए देख सकता है, दूरबिंदु कहलाता है। यह अनंत होता है, मनुष्य की आंखों के लिए अनंत होता है। मनुष्य की आंखें जहां तक आप कहें तहां तक देख सकती हैं, बहुत दूर तक, कितना दूर तक देख सकते हैं मनुष्य की आंखें। इसे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी भी कहते हैं। और 25 सेमी वाले को क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी क्या है, अनंत। अनंत तक हम अधिकतम देख पाते हैं, और न्यूनतम कम से कम हमको 25 सेंटीमीटर पे वस्तु रखा होना चाहिए, तब स्पष्ट दिखाई देगा। और स्पष्ट दूर तक देखने के लिए अनंत तक हमको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, बहुत दूर।